हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करतार एजुकेशन क्लासेस। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे आपका लास्ट टॉपिक अन्यथा सक्षम व्यक्तियों का संघर्ष। यह है आपका लेसन सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप। इसमें आपका ये 12th क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? अन्यथा सक्षम व्यक्तियों के संघर्ष की व्याख्या कीजिए। तो ये हम डिस्कस करेंगे आपके ही बुक के पेज नंबर 112 से। अन्यथा सक्षम लोग इसलिए अक्षम नहीं होते कि वे शारीरिक या मानसिक रूप से कमजोर होते हैं, लेकिन वे इसलिए अक्षम होते हैं कि समाज कुछ इस रीति से बना है कि वह उनकी ज़रूरतों को पूरा नहीं करता। यानी कि वे इसलिए उनको हम विकलांग नहीं बोलते कि वे शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, बल्कि समाज का भी उसके बीच में मेन रोल होता है। हमने पहले डिस्कस किया है आदिवासियों के प्रति अनुसूचित जाति स्त्रियों के अधिकारों के लिए संघर्ष हो रहा है। तो ये वही बात कह रहा है कि आदिवासी और स्त्रियों के अधिकारों के लिए संघर्ष तो चल रहा है, लेकिन अन्यथा सक्षम व्यक्तियों के अधिकारों की तरफ अभी इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा। सभी समाजों में ऐसे लोग हमें अवश्य मिलेंगे जिन्हें कि हम अन्यथा सक्षम कहते हैं। भारतीय संदर्भ में निर्योग्यता और विकलांगता आंदोलन के सबसे अग्रणी जो विद्वान हैं और जो बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं, उनका नाम क्या है? अनीता घई, जिनका कहना है कि विकलांग लोग जो हैं वो अदृश्य एक मैन की तरह हैं। अदृश्य की तुलना की उनसे साथ की गई है। अदृश्य मैन क्या है? इनविजिबल मैन, जो कि एक उपन्यास लिखा गया है किसके द्वारा? राल्फ एलिसन के द्वारा। इसमें उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर जो अफ्रो अमेरिकन थे, आपने 10th क्लास में अफ्रो अमेरिकन के बारे में पढ़ा हुआ है, तो जो दशा उनके साथ थी उसी प्रकार की दशा जो है अनीता घई कहती हैं कि अन्यथा सक्षम लोगों के साथ होती है। वो भी भारतीय संदर्भ में इनविजिबल मैन की स्थिति में हैं। ठीक है बच्चों, पूरी दुनिया में जो निर्योग्य हैं, असक्षम लोग हैं, उनको किस नज़र से देखा जाता है? उनके लिए लोगों की क्या भावनाएं हैं कि जो निर्योग्य लोग हैं या विकलांग हैं, वो एक जैविक कमजोरी उसको माना जाता है कि एक शारीरिक कमजोरी है। असक्षम जो व्यक्ति है, अक्षम व्यक्ति के समक्ष अगर कोई व्यक्ति है जिसके आगे कोई समस्याएं खड़ी हो रही हैं, तो ये समस्या का कारण सिर्फ उसकी कमजोरी माना जाता है। उसको एक पीड़ित व्यक्ति के रूप में देखा जाता है, और अगर उसके आगे कोई समस्या आती है तो ये माना जाता है कि उसमें ज्ञान की कमी है या उसी की ही कमी है जिसकी वजह से उसे समस्याएं आ रही हैं। निर्योग्य व्यक्तियों की सहायता की आवश्यकता होती है। हर व्यक्ति को ये दिमाग में रहता है कि जो निर्योग्य होते हैं उन्हें मदद की आवश्यकता होती है। भारत में इनको अक्षम, अपंग, अंधा और बहरा ऐसे शब्दों से, ऐसे विशेषणों से इनका प्रयोग किया जाता है, और ये शब्द कई बार अपमान करने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। पूर्ण शरीर ना होने का अर्थ है कि उनमें कोई असामान्यता है, उनमें दोष है, कोई खराबी है। सांस्कृतिक रूप से भी इसको क्या कहा जाता है कि ये उनका दुर्भाग्य है, यानी कि उनकी जो किस्मत है वही खराब है, या ये भाग्य का दोष माना जाता है। आम धारणा में तो ये भी कहा जाता है कि ये कर्मों का फल है। तो इस तरह से जो एक व्यक्ति किसी शारीरिक या मानसिक कमजोरी के साथ पैदा होता है, तो लोगों के दिमागों में पहले से ही ये धारणा बन जाती है कि वो ऐसा है, उसमें ये कमी है, उसने ऐसे कर्म किए हैं, अर्थात उनके साथ एक अलग प्रकार का व्यवहार किया जाता है। पुरानी कथाओं में तो बताया गया है कि जो विकलांग लोग हैं उनके लिए अत्यंत नकारात्मक व्यवहार था, बहुत ही नेगेटिव सोच उनके लिए की गई, मतलब दर्शाई गई है। अन्यथा सक्षम जो हैं उनके लिए अब थोड़ी सी धारणाएं जो हैं वो क्या चेंज हो रही हैं। उन्हें मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त कह दिया जाता है, दृष्टि बाधित कहा जाता है, शारीरिक रूप से बाधित कहा जाता है। लेकिन ये जो शब्द हैं ये सिर्फ अभी भी नेगेटिविटी ही दिखाते हैं। इनका किन शब्दों के बदले में इनको यूज़ किया जा रहा है? जैसे पहले मंदबुद्धि, अपंग, लंगड़ा, लूला कहते थे, तो उसके स्थान पर वैसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है। लेकिन
ये जो लोग हैं, ये राइटर कहता है कि जो विकलांग हैं, असक्षमता का कारण जो है वो विकलांगता नहीं है, बल्कि समाज जो है वो उनके साथ ऐसा व्यवहार करता है, उन्हें ये एहसास दिलाता है कि आप लोग अलग हो और उनके साथ विषमता और बहिष्कार जैसा व्यवहार करता है। ब्रिसेन डेन का कहना है कि असक्षमता तो समाज की संरचना या विचारधारा में ही निहित है। समाज के सोच में ही असक्षमता है, अपाहिज अपंगता है। व्यक्ति की शारीरिक दशा में असक्षमता नहीं होती। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी कि जो असक्षमता है और जो गरीबी है, इन दोनों का आपस में क्या संबंध है। तो गरीबी और असक्षमता के बीच में बहुत ही गहरा और अटूट संबंध है, क्योंकि गरीबी के कारण ही और बार बार बच्चे पैदा होने के कारण ही माताओं में कमजोरी आती है, और घरों में ज़्यादा सदस्य होने के कारण, भीड़ भाड़ वाले घरों में रहने के कारण जो बच्चे हैं वो अपंग या अपाहिज पैदा होते हैं। तो जब एक व्यक्ति अपाहिज या अपंग पैदा होता है तो वो परिवार में एक फिर से बोझ लेकर आता है, आर्थिक बोझ जिसे कहते हैं, तो जिससे कि गरीबी और अधिक बढ़ती है। सरकार ने इसके लिए विकलांग लोगों के लिए जो है अपना दृष्टिकोण चेंज किया है। उसमें क्या दृष्टिकोण में परिवर्तन आया है, 2011 के अनुसार ये बता रहा है। जब 2011 में जनगणना हुई तो घरेलू अनुसूची बनाई गई, जिसमें कि विकलांग जो है उसके संबंधी सूचना इकट्ठी की गई। विकलांग व्यक्तियों से संपर्क के अलावा परिवार के लोगों से बात की गई, उनके बारे में। सभी प्रकार के परिवारों, राष्ट्रीय संस्था, घरेलू परिवारों को इसमें कवर किया गया था। उसके साथ ही अपंगता से संबंधित प्रश्न बनाए गए थे, और ये प्रश्न कौन से थे, जो नागरिक समाज संगठन, नोडल मंत्रालय, इन दोनों ने विचार विमर्श करके कुछ प्रश्न बनाए गए थे जो किससे संबंधित है, विकलांगता से संबंधित। सभी प्रकार की विकलांगताओं को सूचीबद्ध किया गया था, और इसके लिए उन्होंने अधिनियम बनाया था जिसका नाम है विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995, और साथ में नेशनल ट्रस्ट अधिनियम 1999 और एक फिल्टर प्रश्न भी बनाया गया था, जिससे कि विकलांगता के सारे प्रश्नों के बारे में जानकारी बारे में पूछा गया था। जनगणना अनुसूची में विकलांगता पर जो प्रश्न था उसका स्थान बदल दिया गया था, कि जितने नंबर पर वो आता था उसकी जगह पे उसका स्थान बदल दिया गया था। तो इस तरह से ये सरकार की तरफ से प्रयास किए गए थे। ऐतिहासिक पद्धतियों से भी स्पष्ट होता है, विकलांगता के मुद्दे को दो प्रकार से देखा जाता है। एक तो धारणा उन विकलांग छात्रों के लिए है, और दूसरी धारणा यानी कि विकलांग छात्रों के लिए अलग से सोच हो जाती है लोगों के दिमाग में, और दूसरी सोच जो है, विचारधारा जो है, वो बाकी छात्रों के लिए होती है। विकलांगता का जो मुद्दा है अब वो बढ़ता जा रहा है, मतलब उसकी डिस्कशन बढ़ रही है। इसी से संबंधित एक आर्टिकल था द हिंदू न्यूज़ अखबार में, जिसका नाम था विकलांग विरोधी न्यायालय। इसमें भी ये मुद्दा उठाया था अखबार में कि जो न्यायाधीश के पद होते हैं, जजों के लिए जो पोस्ट होती है, उसमें विकलांग व्यक्तियों के लिए विचार नहीं किया जाता। यहाँ तक कि जो न्यायालय भवन होते हैं, जो भी हाई कोर्ट, कोर्ट या जो भी कोर्ट कचहरियाँ होती हैं, वो भी विकलांगों के अनुकूल नहीं होती। इसका उन्होंने क्या उदाहरण बताया है कि वहाँ पर जितने भी प्रवेश द्वार होते हैं जहाँ से लोग अंदर जाते हैं, उनमें सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं, जिससे कि विकलांग लोगों को चढ़ने की मुश्किल होती है। लिफ्ट या एलिवेटर की जो है सुविधा नहीं है। ये मुद्दा उठाया गया था अखबार में। नगर सिविल न्यायालय में भी हालत खराब है। वहाँ दुर्घटना के बाद जो लोगों को चलने में उसमें प्रॉब्लम आती है, तो दुर्घटना वाले केस ज़्यादा आते हैं, लेकिन उनका ध्यान नहीं रखा गया है। वहाँ पे विकलांग और जो घायल लोग होते हैं उनको उनके साथियों द्वारा सीढ़ियों पर चढ़ाया जाता है। तो एक तरह से ये रिपोर्ट जो थी वो पेश की गई थी द हिंदू में 2006 में, यानी कि विकलांगता की तरफ लोगों का ध्यान
आकर्षित किया गया था। तो इसके साथ ही ये टॉपिक की डिस्कशन समाप्त होती है, लेकिन आपको इसके अंदर से मेन टॉपिक जो है, मेन बातें वो समझकर लिखनी है। उसको हम कैसे लिखेंगे? तो ये है हमारा टॉपिक, अन्यथा सक्षम व्यक्तियों का संघर्ष। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखने वाली क्या है कि इसमें जो कार्यकर्ता है जिन्होंने इसके लिए बहुत अधिक कार्य किए हैं, उनका नाम है अनीता गई और उनकी बुक का नाम है डिसेबिलिटी इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, डिसेबिलिटी इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो अन्यथा सक्षम लोग केवल इसलिए अक्षम नहीं है कि वे शारीरिक रूप से कमजोर हैं, बल्कि समाज उनकी जरूरतों को पूरा नहीं करता। उन्होंने इसकी तुलना किसके साथ करी? इनविजिबल मैन की, जो कि एक उपन्यास है एलिसन का, जिसमें अफ्रो अमेरिकन लोगों को इनविजिबल बताया गया है। विश्व में असक्षमता के लिए लोगों की सोच क्या है कि ये तो शारीरिक कमजोरी होती है, ये लोग पीड़ित होते हैं, निरोग्यता इनके अंदर होती है, ज्ञान की कमी होती है और इनको सहायता की आवश्यकता है। भारत में निरोग्य को अक्षम, अपंग, अंधा, बहरा ऐसे शब्दों से ऐसे विशेषण उनके लिए प्रयोग किए जाते हैं। सांस्कृतिक रूप से भी भाग्य का दोष बताया जाता है। ब्रिटेन डेन ने इसके लिए क्या कहा है कि ये समाज की विचारधारा है, ना कि व्यक्ति की शारीरिक कमजोरी। अक्षमता और गरीबी के बीच में क्या संबंध है? कुपोषण, गरीबी के कारण जो है, ये जो बच्चे हैं वो अपंग पैदा होते हैं या कमज़ोर होते हैं, मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं, जिससे कि परिवार के ऊपर आर्थिक दबाव जो है बढ़ता है। सरकार के द्वारा भी दृष्टिकोण अपनाया गया है, तो उन्होंने इसके लिए कुछ चेंजेस करे हैं। घरेलू अनुसूची में तैयार की गई, परिवारों से प्रश्न पूछे गए, विकलांगता अनुसूची के लिए भी उन्होंने अधिनियम 1995 और नेशनल ट्रस्ट अधिनियम बनाया। 8 प्रकार की विकलांगता की जानकारी प्राप्त की गई थी 2011 में, जबकि 2001 में 5 प्रकार की विकलांगता के बारे में बताया गया है। जनगणना अनुसूची में विकलांगता प्रश्न का स्थान भी बदला गया है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।